एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ रहता था। गोपाल एक किसान था जो फसल करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था जो लोगों के घर पर पूजा पाठ करता था। एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण नदी किनारे स्नान कर रहा था। तभी वहाँ पर गांव का राजू आया और बोला, अरे ब्राह्मण जी, अच्छा हुआ आप हमें यही मिल गए। अरे क्या हुआ राजू, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे आज मेरे घर पर हवन है तो मैं ब्राह्मणों को भोज करा रहा हूँ, आप शाम को आ जाइएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। ये सुनकर राजू वहाँ से चला गया। इसके बाद ब्राह्मण ने स्नान किया और फिर मंदिर आ गया। पूजा करने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे गोपाल मिला। गोपाल ने ब्राह्मण को देखा तो कहा, प्रणाम ब्राह्मण देव, लगता है पूजा करके लौट रहे हैं। हाँ हाँ गोपाल, पूजा करके लौट रहा हूँ, पर तुमने मुझे इस तरह से रोक क्यों लिया? क्या हो गया? मुझसे कोई भूल हो गई है ब्राह्मण देव, जो आप मुझे इस तरह से बातें कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ, तुमसे भूल हुई है और तुम एक नीची जाति के हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारा चेहरा देखने से ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ हाँ पता है, तुम इंसान हो पर नीच जात के। भगवान ने तुम्हें नीच जात का बनाया है, इसलिए तुम हम ब्राह्मण की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अब हटो मेरे रास्ते से, पूरा रास्ता अशुद्ध कर दिया। राम 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 राम। ये सुनकर गोपाल वहाँ से हट गया और ब्राह्मण चला गया, जिस पर गोपाल काफी दुखी हुआ। पता नहीं आज के समय में भी लोगों की कैसी मानसिक दशा है। जहाँ आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें पीछे खींच रहे हैं। इसके बाद गोपाल अपने खेतों पर आया और फसल करने लगा। तभी वहाँ पर राजू आया और बोला, अरे भैया, आज मेरे यहाँ हवन है तो तुम आ जाना। हाँ हाँ राजू भैया, क्यों नहीं। तभी राजू ने देखा कि गोपाल थोड़ा परेशान था। गोपाल को इस तरह परेशान देखकर राजू ने कहा, क्या हुआ भैया, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, रास्ते में ब्राह्मण मिल गए। मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे नीची जाति का बताकर मेरा अपमान कर दिया। अरे तुम भी ना उन ब्राह्मण के मुंह लग गए। तुम्हें तो पता है कि उनका स्वभाव थोड़ा खड़ूस है। अरे बुरा मत मानो। हाँ हाँ, फिर भी वो हमेशा हमें नीचा दिखाते रहते हैं। क्या तुम्हारे घर पर ब्राह्मण आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने उन्हें भोज पर बुलाया है। अगर तुमने उन्हें भोज पर बुलाया भाई, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे घर आया तो वो मेरी वहाँ भी बेइज्जती करेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे वो तो शाम को आएंगे और हवन तो दिन में होगा, तो आ जाना तुम। अरे तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी कितनी मदद करते हो। जब मैं जात पात नहीं मानता, फिर तुम क्यों मान रहे हो? मानता तो मैं भी नहीं हूँ, पर जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो मानना पड़ता है। अरे अब छोड़ो भी, दिन गई बात गई। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। जिसके बाद गोपाल अपने खेतों में काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद वो घर आया, जिस पर उसकी पत्नी मीनाक्षी ने कहा, अजी आज राजू के यहाँ पर हवन है। उसकी पत्नी घर पर कहने आई थी, आप जाएंगे? हाँ हाँ, राजू ने भी मुझसे कहा था, पर मेरा जाने को मन नहीं है। अजी क्यों? वो लोग तो हमसे कितना प्रेम करते हैं, आप जाएंगे क्यों नहीं? अरे जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गांव में जो ब्राह्मण रहता है ना, वो हमें हमेशा नीचा दिखाता रहता है। हाँ हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने देखा है, कई बार उन्होंने हमारा कितना अपमान भी तो किया है। इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। अजी लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे, ब्राह्मण अकेला तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ, ये तुमने ठीक कहा, चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग तैयार हुए और राजू के घर आ गए। राजू ने उन्हें देखा तो आदर सत्कार किया। हवन शुरू हुआ। कुछ ही देर में हवन संपूर्ण हो गया, जिस पर राजू ने कहा, अरे आओ भैया, भोजन कर लो। नहीं नहीं भैया, भोजन तो हम घर पर ही करेंगे। अरे भैया, हमारे घर पर ही आज भोजन करके जाओ, क्योंकि हमने सारे गांव को न्योता दिया है। तुमसे तो पहले ही कहा था। ये सुनकर गोपाल और मीनाक्षी काफी खुश हुए और भोजन करने बैठ गए। तभी वहाँ ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने जब उन दोनों को भोजन करते हुए देखा तो राजू से चिल्लाकर कहा, क्या तुमने मेरा यहाँ अपमान करने के लिए बुलाए हो? जब तुम यहाँ नीची जाति के लोग बुलाए हैं तो फिर मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता थी राजू? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
ये हमारे अतिथि हैं। नहीं नहीं, ये नीच जाति के तुम्हारे अतिथि भला कैसे हो सकते हैं? तुम आकर नीच जाति को अपने घर में कैसे बुला सकते हो? ये आप क्या कर रहे हैं? आप इनका इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था राजू कि हमें जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा गोपाल भैया? मुझे याद है जब मैं मर रहा था तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, ना ही ये ब्राह्मण देव आए, तब सिर्फ तुमने मेरी मदद की थी, और आज ये यहाँ आकर हमें जात पात सिखा रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मण काफी गुस्सा हुआ और वो वहाँ से बिना भोजन किए ही चला गया। जिस पर गोपाल ने कहा, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ब्राह्मण बिना भोजन किए चले गए। चले जाने दो, उन्हें अपने ब्राह्मण होने का घमंड है। भैया मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, तुम आराम से भोजन करो, वो नहीं तो कोई और सही। वैसे भी मेरे लिए तुम ही ब्राह्मण हो। ये सुनकर मीनाक्षी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ब्राह्मण अब गोपाल से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गांव वाले गोपाल को बहुत मानते थे। नीच जाति का होकर भी लोगों की आंखों में कितना महान बनता है। मैं तो इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। और फिर एक दिन ब्राह्मण सेठ के यहाँ गया। सेठ उस समय अपने यहाँ कुछ गहने लेकर आया था, जिन्हें वो रखने ही जा रहा था कि तभी ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण को देखकर सेठ ने कहा, आओ आओ ब्राह्मण जी, कैसे पधारे हमारे घर? अरे सेठ जी, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, लगता है गहने लेकर आए हो। हाँ हाँ, ये देखिए, ये मैं गहने लेकर आया हूँ अपनी पत्नी के लिए, कैसे लग रहे हैं? ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ पर 2-3 हार और कई सारे गहने रखे हुए थे, जिन्हें देखकर ब्राह्मण ने कहा, गहने तो बहुत ही सुंदर हैं तुम्हारे। अरे होंगे क्यों नहीं, पूरे 10 लाख में बनवाए हैं मैंने। हाँ हाँ, आजकल सोना महंगा हो गया ना बड़ा, इन्हें संभाल कर रख दो। अरे हाँ हाँ, वही रखने जा रहा था। अच्छा आप यहीं बैठिए, तब तक मैं गहने रख कर आता हूँ। ये कहकर सेठ गहने रखने चला गया। ब्राह्मण वहीं बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ से सेठ आया और बोला, क्या हुआ ब्राह्मण देव, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी, अभी तो आप आए ही हो। अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा। ये कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। इसके बाद सेठ अपने काम में लग गया। वहीं गोपाल की फसल पककर तैयार थी, जिसे देखकर वो काफी खुश था। चलो फसल तो मेरी पक गई, अब इसे काट कर बाजार में बेच आता हूँ, काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर गोपाल फसल को बेचने के लिए बाजार ले जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी के पास एक थैला था जो काफी भारी लग रहा था, जिसे देखकर गोपाल ने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बेटा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, पर थैला भारी होने की वजह से मैं इसे उठा ही नहीं पा रहा। आखिर ऐसा भी आपके थैले में क्या है बाबा? मेरे थैले में बहुत सारा सोना चांदी है। क्या सोना चांदी? तो आपको इस तरह अकेले अपने घर नहीं जाना चाहिए था, आपको अपने बेटे को साथ लेकर आना चाहिए था। मेरा बेटा गांव से बाहर गया है, इस वजह से मुझे अकेले ही लेकर जाना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसके बाद गोपाल उस बूढ़े आदमी को उसके घर छोड़ आया, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी काफी खुश हुआ और बोला, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। क्या तुम थोड़ा सोना चांदी लोगे? मैं तुम्हें उपहार के तौर पर दूंगा। नहीं नहीं बाबा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक किसान हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तभी गोपाल ने देखा कि उस बूढ़े आदमी का थैला फटा था, जिसमें से कुछ मोहरें निकल गई, और उसने बूढ़े आदमी से कहा, अरे बाबा, आपका थैला तो फटा हुआ है। क्या थैला फटा हुआ है? हे राम, अब मैं क्या करूं? लगता है मेरी सोने की मोहरें गिर गई हैं। आप चिंता मत कीजिए बाबा, कितनी गिर गई हैं? अब ऐसे कैसे पता? मैं अभी गिनकर बताता हूँ।
ये कहकर बूढ़े आदमी ने पूरा थैला फैला दिया तो उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें निकली, जिसे देखकर गोपाल बहुत ज्यादा हैरान हुआ। और फिर बूढ़े आदमी ने उन सोने की मोहरों को गिना तो गोपाल से कहा, मेरी 10 मोहरें कम हो गई हैं बेटा। क्या 10 मोहरें? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी आपके मोहरों को ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर वो मोहरों को ढूंढने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो मोहरों को लेकर आया और उसने बूढ़े आदमी को मोहरें देते हुए कहा, ये रही आपकी मोहरें बाबा। क्या पूरी है या फिर कुछ खो गई? नहीं नहीं, आपकी पूरी है। अरे वाह, तुम तो बहुत ईमानदार हो। अगर तुम चाहते तो इसमें से ले सकते थे। अरे बाबा, मैंने आपसे कहा ना, मैं एक मेहनती किसान हूँ। भगवान मुझे इतना दे देता है कि मुझे कभी किसी से कुछ लेना ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इसके बाद गोपाल वहाँ से चला गया। दोपहर हो चुकी थी। वो बाजार पहुँचा तो थोड़ा उदास था, क्योंकि दोपहर के बाद बाजार लगभग खत्म हो जाता है। लगता है आज मेरा अनाज अच्छे दामों में नहीं बिक पाएगा, क्योंकि आज मैं देर से पहुँच पाया हूँ। तभी वहाँ पर राजा के कुछ आदमी आए और उन्होंने गोपाल का अनाज ले लिया, जिसे देखकर गोपाल काफी खुश हुआ। अरे वाह, मैंने तो सोचा था मेरा अनाज बिकेगा ही नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि महल में अनाज की जरूरत थी, इसलिए मुझे अनाज के काफी अच्छे दाम भी मिल गए। इसके बाद वो घर आया। मीनाक्षी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि शाम होने को आई थी, पर अभी तक गोपाल लौटकर नहीं आया था। जब उसने गोपाल को देखा तो कहा, अजी, इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? मैं तो सोच रही थी कि कहीं आपके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब तक भगवान हमारे साथ हैं तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आप फसल बेचने गए थे, क्या हुआ? अरे हमारी फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी है, क्योंकि हमारी फसल को राजा ने खरीदा है। ये सुनकर मीनाक्षी भी काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, अब ये लो पैसे और इन्हें संभाल कर रख दो। इसके बाद मीनाक्षी ने उन पैसों को संभाल कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण अपने घर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने इस काम को अंजाम दूं। मुझे किसी न किसी तरह अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा। और एक दिन महल से पूरे गांव को न्योता आया, क्योंकि राजा के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके उत्सव में उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। अजी, आज तो हम लोग राजा के यहाँ पर भोजन करने चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं खेत से लौटकर सीधा राजा के यहाँ चला जाऊंगा। तुम पहले ही चली जाना। जी, पर अच्छे कपड़े पहनोगे तभी तो जाओगे। क्या आप इन्हीं कपड़ों में चले जाओगे? अरे हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। महल जाएंगे तो थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर ही जाएंगे। इसके बाद गोपाल खेत पर आया, जहाँ पर राजू अपनी फसल को काट रहा था। राजू ने गोपाल को देखा तो कहा, आज तो हमें महल चलना है दावत खाने के लिए। हाँ हाँ, चलना तो है। वैसे तुम क्या पहन कर जा रहे हो? अरे मेरे पास तो वही पुराना धोती कुर्ता है, उसे ही पहन कर जाऊंगा। तुमने क्या सोचा है? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। सोच रहा हूँ बाजार जाकर कपड़े ले आऊँ, फिर महल जाऊंगा। अरे भैया, तो देर किस बात की, पहले कपड़े ले आओ। वैसे भी अभी फसल निकालने में समय है। कुछ दिनों पहले तो तुमने फसल की ही थी। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं बाजार चला ही जाता हूँ। इसके बाद गोपाल बाजार चला गया, पर आते समय उसे बहुत देर हो गई। और जब वो गया तो राजा के यहाँ लगभग दावत खत्म हो गई थी। राजा ने जब गोपाल को देखा तो कहा, अरे तुम इतनी देर से क्यों आए हो? गांव वाले तो कब के खाकर चले गए। महाराज, मुझे माफ करना। मैं अपने लिए कपड़े लेने गया था, क्योंकि आपके यहाँ आ रहा था तो कम से कम थोड़े अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए थे, इसी वजह से। हाँ, क्यों नहीं। चलो आओ, भोजन कर लो अब। इसके बाद गोपाल ने भोजन किया और फिर वो घर आ गया। अगली सुबह सेठ अपने घर के बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे भगवान, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो लुट गया।
सेठ को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर सभी गांव वाले सेठ के पास आ गए और पूछने लगे। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या बताओ राजू, कुछ दिन पहले मैं गहने लेकर आया था, पर कल मेरे घर पर चोरी हो गई जब मैं महल चला गया था। क्या चोरी हो गई? पर आपके सारे गहनों को चुरा कौन सकता है? अरे यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गांव में देर तक रुका था उसी ने गहने चुराए हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? गांव में तो कोई नहीं रुका, एक एक करके सभी लोग चले गए थे। ये सुनकर सेठ काफी परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, लगता है मुझे महाराज से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही महंगे गहने थे। तभी वहाँ पर ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता लगी तो उसने सेठ से कहा, अरे महाराज के पास जाने की क्या जरूरत है? पहले गांव में ही तुम सबके घरों में अच्छी तरह से छानबीन करो। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण? आपको पता भी है क्या आपको गांव वाले चोर लगते हैं? अरे नहीं नहीं, चोर तो नहीं लगते हैं, फिर भी सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है। घर की छानबीन तो करनी ही पड़ेगी ना, और अगर तुम लोग मना करोगे तो फिर राजा छानबीन करवाएंगे। ये सुनकर सेठ ने कहा, हाँ, ब्राह्मण सही कह रहा है, हमें सभी घरों की छानबीन करनी चाहिए। आप भी ब्राह्मण की बातों में आ गए सेठ जी। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे सारे गहने गायब हुए हैं। मुझे पता है तुम लोग चोर नहीं हो, फिर भी एक बार छानबीन करने में क्या जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। इसके बाद सेठ ने सभी के घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, पर किसी के घर से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिस पर राजू ने कहा, अब तो आपने देख लिया ना, हमने कहा था ना कि हम चोर नहीं हैं। हमें माफ कर दो राजू, पर आखिर चोरी कौन कर सकता है। तभी ब्राह्मण ने सेठ से कहा, अरे अभी एक घर बाकी है, गोपाल का। आप लोगों ने गोपाल का घर नहीं देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, गोपाल की घर की भी तलाशी ली जाए। इसके बाद सभी लोग गोपाल के घर पर गए और तलाशी लेने लगे, जिससे मीनाक्षी थोड़ी परेशान हुई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और उसने सेठ से कहा, ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? मेरे घर में इस तरह तलाशी क्यों ली जा रही है? अरे तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर चोरी हो गई है। क्या आपके घर चोरी हो गई? कब हुई चोरी? हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। अरे कल रात चोरी हो गई, जब सभी लोग दावत खाने गए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी, पर आप इस तरह हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? अरे सभी के घरों की तलाशी ली गई है, जिससे पता लग सके कि चोर कौन है, इसलिए तुम भी अपने घर की तलाशी लेने दो। हाँ हाँ भाभी, इन्हें अपने मन की तसल्ली कर लेने दो। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। वही उस समय गोपाल घर पर नहीं था। वो आज सुबह ही खेतों पर चला गया था। जब गोपाल के घर में छानबीन की गई तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे गहने मिले, जिन्हें देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे अरे मेरे गहने तो गोपाल के घर मिले हैं। जब मीनाक्षी को इस बारे में पता लगा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर में भला आपके गहने कैसे आ सकते हैं? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मीनाक्षी, ये आखिर मेरे गहने तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? सेठ जी मुझे नहीं पता, मैं तो कल दावत खाने के लिए महल गई थी। हाँ हाँ, भाभी तो मेरे साथ गई थी, क्योंकि गोपाल बाजार कपड़े लेने गया था। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा परेशान हुआ। तभी ब्राह्मण ने कहा, अरे मुझे नहीं लगता वो कपड़े लेने गया था। मुझे ऐसा लगता है उसने जानबूझकर सभी गांव वालों को जाने दिया और फिर आपके घर पर चोरी कर ली। ये सुनकर सेठ थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे गोपाल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पर मुझे लगता है ये सब गोपाल ने ही किया होगा। अरे जब उसके घर से गहने मिले हैं तो और भला कौन करेगा चोरी? हाँ हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। तभी वहाँ पर गोपाल आ गया। मीनाक्षी को इतना ज्यादा दुखी देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ मीनाक्षी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? हाजी हमारे घर पर सेठ जी के गहने मिले हैं। क्या गहने निकले हैं? पर भला ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि चोरी हम लोगों ने की है। नहीं नहीं, हम भला चोरी क्यों करेंगे? अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारे घर गहने क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो कल देर रात महल गया था। किसी को क्या पता तुम महल गए भी थे या नहीं? नहीं नहीं, मैं महल गया था और राजा ने मुझे खुद अपने हाथ से भोजन कराया था।
देखो कैसी बातें कर रहा है। नीच जाति को राजा भोजन कराएगा, तुम्हें लगता है ऐसा राजा अपने हाथ से भोजन कराएंगे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, राजा ने मुझे भोजन कराया था। पर सेठ ने गोपाल की बातों पर यकीन नहीं किया और कहा, अगर तुमने चोरी की है तो मुझे बता दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। शायद गहनों को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया होगा। अरे जब मुझे पता ही नहीं है कि आपके पास गहने हैं तो भला मेरे मन में लालच क्यों आएगा? देखो सीधे सीधे बता दो, वरना फिर मुझे तुम्हें महाराज के पास ले जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं भला चोरी क्यों करूँगा? मैं एक किसान हूँ, मेहनत से कमाता हूँ, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से बताने वाला है सेठ जी। चलिए इसे राजा के पास लेकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे महाराज के पास मत ले जाओ, मेरी बहुत बदनामी होगी। अरे सेठ जी, अगर इसे बदनामी का डर होता तो ये अपना गुनाह कबूल कर लेता। मुझे नहीं लगता कि इसे अपनी बदनामी का डर है। लेकर चलिए इसे। अरे राजू, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना? समझाओ ना सेठ को। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कहना क्या है, ले चलिए सेठ जी इसे राजा के पास। इसके बाद सेठ गोपाल को राजा के पास लेकर आ गया। गोपाल काफी ज्यादा दुखी था। राजा ने जब गोपाल और सेठ को देखा तो कहा, अरे सेठ, क्या हो गया? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। महाराज, मुझे न्याय चाहिए महाराज। क्या हुआ? किस प्रकार का न्याय चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरे सारे गहने गोपाल के घर से मिले हैं, जबकि गोपाल मना कर रहा है कि उसने मेरे गहनों को नहीं चुराया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम्हें तुम्हारे गहने मिल गए हैं क्या? हाँ, मुझे मेरे गहने मिल गए हैं और गहने गोपाल के घर से ही मिले हैं। अच्छा गोपाल, क्या तुमने चोरी की है? नहीं नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मेरी बातों पर कोई यकीन भी नहीं कर रहा। अब मैं किस तरह से यकीन दिलाऊं? तभी वहाँ पर ब्राह्मण भी आ जाता है और ब्राह्मण ने राजा से कहा, देखिए महाराज, इसके घर से गहने मिले हैं, फिर भी ये मना कर रहा है कि इसने चोरी नहीं की। आज के समय में किस प्रकार के चोर रहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्राह्मण? अरे मैं तो सेठ की तरफ से बोलने के लिए आया हूँ, भला सेठ का कोई साथ देगा या नहीं? अच्छा, तो तुम सेठ की तरफ से बोलने के लिए आए हो, और तुम्हारी तरफ से कोई आया है गोपाल? नहीं नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं आया महाराज। मैं अकेला ही हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। मैंने चोरी नहीं की। देखिए फिर मना कर रहा है, जबकि चोरी इसी ने की है। तुम अपना मुंह बंद रखो ब्राह्मण। सेठ तुम बताओ क्या मामला है? इसके बाद सेठ ने पूरी बात बताई और कहा, गोपाल का कहना है कि कल रात ये आपके यहाँ ही था और आपने इसे भोजन कराया। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। कल ये बहुत देर से आया था, फिर मैंने इसे स्वयं भोजन कराया था। क्यों, क्या हो गया? ये सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, आपने एक नीची जाति के आदमी को अपने हाथों से भोजन कराया, जबकि मुझ जैसे ब्राह्मण को नहीं। आपको तो पाप लगेगा महाराज। तुम मुझे पाप पुण्य का वचन मत सुनाओ। यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो वो काम बताओ। ये सुनकर ब्राह्मण शांत रह गया। इस पर राजा ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब तुम बताओ कि क्या करोगे? आपको जो दंड देना है महाराज, आप मुझे दे दीजिए, पर मैं एक ही बात कहूँगा, मैंने चोरी नहीं की है। महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल मना कर रहा है कि उसने चोरी नहीं की, जबकि गहने उसी के घर में मिले हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम शांत रहो, मैं अभी इस समस्या का हल कर देता हूँ। क्योंकि कल दावत थी, इसलिए मुझे पता था कि सभी गांव वाले हमारे यहाँ दावत खाने आएंगे। इसलिए कुछ गुप्तचर मेरे गांव में पहरा दे रहे थे। उन्हें सारी जानकारी होगी कि कल तुम्हारे घर पर किसने चोरी की। ये सुनकर ब्राह्मण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तो इस बात के बारे में पता ही नहीं था और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? कल आपके गुप्तचर गांव में निगरानी कर रहे थे? क्यों, क्या हुआ ब्राह्मण? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। अब तो ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी राजा ने सभी गुप्तचर को बुलाया और एक गुप्तचर से कहा, कल सेठ के यहाँ चोरी हुई है, तुम्हें तो पता ही होगा। चोरी किसने की है? हाँ हाँ महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को चोरी करते हुए देखा था। क्या, एक ब्राह्मण को? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी ब्राह्मण ने ही चोरी की है?
ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला। पर हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण काफी ज्यादा घबरा रहा था और राजा ने ब्राह्मण की तरफ देखकर कहा। क्या हुआ ब्राह्मण देवता, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, आपका गुप्तचर झूठ बोल रहा है। मैंने चोरी नहीं की है। अरे तो मेरे गुप्तचर ने कब कहा कि आपने चोरी की है? आपने तो खुद ही अपने मुंह से गुनाह कबूल कर लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये सुनकर ब्राह्मण तो बुरी तरह डर गया और बोला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस गोपाल से बदला लेना था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। और तुम्हें गोपाल से बदला क्यों लेना था? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये नीची जात का होते हुए भी सभी लोगों के लिए महान बनता जा रहा था, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए तुम इससे बदला लेना चाहते थे। हाँ महाराज, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाऊंगा और फिर आप इसे सजा देंगे। पर तुमने गलत सोचा, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। और वैसे भी गोपाल बहुत ही ईमानदार है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता कि ये ईमानदार है? क्योंकि इसकी परीक्षा मैंने खुद ली थी, इसलिए मुझे पता है कि गोपाल कितना ईमानदार है। इसके बाद राजा ने उन सभी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला। इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी आप ही थे? हाँ हाँ, मैं ही था। मैं इस तरह बहुत सारे लोगों की परीक्षा ले चुका हूँ, पर कोई भी उस परीक्षा में खरा नहीं उतरा। कोई मेरा सोना लेकर भाग गया तो किसी ने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने लिए एक ऐसे मंत्री की तलाश थी जो मेरा सभी काम कर सके। मेरा जो पुराना मंत्री था उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। ये सुनकर गोपाल और बाकी सभी काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर सेठ ने ब्राह्मण से कहा। इसका मतलब जब तुमने मेरे गहनों को देखा था तो तुम्हारे दिमाग में ये उपाय आ गया था, इसीलिए तुम वहाँ से चले गए थे। हाँ हाँ, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था। ये सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ और फिर ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया गया, जिस पर गोपाल ने राजा से कहा। अच्छा महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और उसने कहा। पर आपने मुझे क्यों रोक लिया महाराज? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा मंत्री चला गया, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे नए मंत्री बनो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या मैं आपका नया मंत्री? हाँ हाँ, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मुझे ऐसे ही ईमानदार इंसान की तलाश थी। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद उसने मीनाक्षी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मीनाक्षी काफी ज्यादा खुश हुई। क्या आप सच कह रहे हैं? आप महल में मंत्री बन गए? हाँ हाँ, इसीलिए तो कहते हैं हमें हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वही उस ब्राह्मण को उसके किए की सजा भी मिल गई। अब गोपाल और मीनाक्षी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि गोपाल महल में मंत्री बन गया था।